भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और इस लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा महोत्सव पंचायत चुनाव। पंचायत एक ऐसी सरकार की बनने की एक प्रक्रिया है जिसमें समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति सुविधाओं का लाभ लेता है। हिमाचल में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। हमारे साथ जिला परिषद बरमाणा वार्ड से माननीय अशोक शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है। आपका स्वागत है आरजे रजनीश टॉक शो में। तो जो प्रश्न मैं कुछ रखूंगा उन प्रश्नों में छंटनी नहीं होगी। जो आम जनता के प्रश्न है वो सीधे हम प्रतिनिधि से पूछेंगे कि वो उन प्रश्नों पर उनका विचार क्या है, उनकी कार्य योजना क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न जो एक आम व्यक्ति के दिमाग में आता है कि जिला परिषद की जो एक पोस्ट होती है, एक जिला परिषद का जो चुनाव होता है, वो व्यक्ति एक उसको सीढ़ी मानकर चलता है राजनीति में कि प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद, फिर विधायक। लेकिन क्या इससे परे भी कुछ और सोचना है? तो मेरा पहला प्रश्न श्रीमान अशोक जी से है कि क्या वो 3 बिंदु हैं जिससे आपको लगा कि आप जिला परिषद के लिए ये इलेक्शन लड़ेंगे और आपके लिए ये एक राजनीतिक पीढ़ी ना होकर समाज सेवा का माध्यम है? सबसे पहले तो धन्यवाद रजनीश जी कि आप यहाँ पर आए और आप मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने इस विषय को रखूं। जैसा कि आपने कहा कि ये जो पर्व है ये वैसा पर्व है जिसमें समाज के अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति जो है वो उसको प्रतिनिधित्व मिलता है, उसकी भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, उसके कामों को ध्यान में रख करके व्यक्ति का चुनाव होता है और जो प्रतिनिधि होता है वो उस विशेष करके उस व्यक्ति के लिए ही काम करता है। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने जो जिला परिषद का जो चुनाव की सारी जो बैकग्राउंड है उसके लिए सीधा बात थी कि मैंने इस जिला परिषद के चुनाव के लिए कोई दावेदारी ऐसी कोई पेश नहीं की थी, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा और जो जनभावनाएं लोगों की थी, जो 13 पंचायतों जिला पंचायत जो बरमाणा वार्ड के अंदर है, उनकी जो जनभावनाएं थी उनको मद्देनजर रखते हुए मेरी पार्टी ने मुझे इस वार्ड से प्रत्याशी बनाया है। रही बात 3 बिंदुओं की, तो जब व्यक्ति प्रतिनिधि मतलब मैं बीडीसी का मेंबर रहा हूँ, तो 3 बिंदु सीधे होते हैं कि हमारा जो सरकार है और जो प्रशासन है उसके बीच में और जो लोग अंतिम छोर पे खड़ा जो व्यक्ति है उसके बीच में जो कड़ी का काम करने का काम है वो प्रतिनिधि करता है। चाहे उसमें प्रधान है, चाहे उसमें वार्ड मेंबर है, चाहे उसमें बीडीसी है, चाहे उसमें जिला परिषद है। मेरा जो मानना है, एक सीमित बजट होता है, जिला परिषद के पास भी एक सीमित बजट है। हम 13 पंचायतों में प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा बजट तो एक प्रधान के पास होता है। हम क्या कर सकते हैं? हम जो प्रशासन और जो सरकार के बीच में जो कड़ी का काम करने का काम वो हमारा होता है। उसी विषय को लेकर के हम भी आगे बढ़े हैं कि हम भी उस व्यक्ति की सेवा कर सकें जो सचमुच में अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है। भविष्य की रूपरेखा का जो एक ढांचा इन्होंने रखा वो तो है ही, लेकिन व्यक्ति का चुनाव करते समय हम सिर्फ उसकी बातों पर यकीन नहीं करते कि भविष्य में क्या क्या ये करेगा, क्योंकि भविष्य की बातें तो सब भी कर लेंगे। हम थोड़ा अतीत में भी जाते हैं, तो जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पुल पे, तो इस पुल का भी आपके जीवन काल में, विद्यार्थी काल में इतिहास रहा है। तो आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएंगे कि यहाँ कौन से आंदोलन का नेतृत्व आपने किया था और क्या वो मुद्दा था जो जन जन तक पहुंचा था और जन जन ने आपको उसका समर्थन किया था? वैसे जो जिस पुल पे हम खड़े हैं, ये पुल एक आंदोलन का नहीं, कई आंदोलनों का गवाह रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 1994 में एक यहाँ इस पुल के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक हुई, इस जो हरनोड़ा का जो सड़क है उसको लेकर के। मैंने उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया, लेकिन गांव के लोगों ने उस आंदोलन को लड़ा है और उसका नेतृत्व उस आंदोलन का किया है। और तभी भी मैं 10वीं क्लास में बिलासपुर में पढ़ता था और मैं भी यहाँ एक दिन के लिए उस चक्का जाम में शामिल हुआ था। और ये जो आंदोलनों की जो कड़ी है ये उसी दिन से स्टार्ट हो गई है कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ सकता है, अपने हक के लिए जो है प्रशासन से भिड़ना पड़ सकता है। तो ऐसा ही एक किस्सा जब 2013 में हम एक आंदोलन कर रहे थे यहाँ कोल डैम के जो विस्थापितों को लेकर के, एक आंदोलन इस कोल डैम की इस धरती के ऊपर हुआ और हम रैली लेकर के इस यहाँ से जो है थाना बरमाणा थाना का घेराव करने के लिए जा रहे थे। हमारे साथ से 200-250-300 के करीब लोग थे, उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ चल रहे थे। मैं भी उसमें उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। तो हुआ ऐसा कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने जो मुझे घेरने की कोशिश की
और मुझे अरेस्ट करने की यहाँ पर इस पुल पे कोशिश हुई। तो मैं मतलब क्योंकि ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, इस तरफ बिलासपुर और इस तरफ मंडी है, तो मैंने भी एक तरकीब लगाई कि मुझे पुलिस ने जैसे घेरने की कोशिश की तो मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर आ गया, पर पुलिस मुझे जो है वो पकड़ नहीं पाई। बाद में उन्होंने मेरे को 3 बार नाके लगाए तो वो फिर वहां पकड़ नहीं पाया। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे ऊपर जो है इस आंदोलन को लेकर के 2 केस बाद में रजिस्टर्ड हुए, और लेकिन मुझे उसका दुख नहीं है। लेकिन ये आंदोलन जो है अपने जो बातचीत की जो टेबल होती है सरकार और जनता के बीच में, उस टेबल तक के आंदोलन पहुंचा है। ये उस पुल का एक किस्सा है जो मुझे कभी नहीं भूलता है कि मैं अपने अरेस्ट से बचने के लिए जो इस पुल के ऊपर भागा था और इस तरफ आ गया था। अपने से पहले आपने लोगों के जो हित हैं उनके लिए लड़ने का फैसला लिया, या यूं कहें कि उनके साथ चलने का आपने निश्चय किया। बिल्कुल। तो यही मेरा अगले प्रश्न है कि जब आप राजनीति में आए तो आप किससे प्रेरित होके आए, या कोई व्यक्ति था या कोई घटना थी, और राजनीति में आते वक्त आपको ये नहीं लगा कि अगर मैं राजनीति में आऊंगा तो मेरी जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसको कहीं ना कहीं मेरे को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मुझे देर शाम को जो अगर कोई बुलाता है किसी काम के लिए वो तब भी जाना पड़ेगा, मुझे अपने काम छोड़कर लोगों के साथ कर कभी डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा, कभी पंचायत जाना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकली देखे जाए तो उसमें इनपुट नहीं है, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर से देखा जाए तो लोगों के काम हो रहे हैं। तो इतना बड़ा कदम लेने के लिए और राजनीति में प्रवेश करने के लिए या तो आपको किसी ने प्रेरित किया हो, या किसी के जो शब्द हो जो आपके मन में बैठ गए हो, वो तो अगर थोड़ा सा आप बता दें। रजनीश, ऐसा है कि मैं बिलासपुर में 1994 में 10वीं में गया, और जब 10वीं क्लास में गया तो वहाँ मेरे परिचय जो है वो RSS के शाखा में हुआ, और कोई संघ के प्रचारक थे वो हमारे घर में आए, तो मैं शाखा में जाना वहाँ शुरू किया। और जब मैंने अपना प्राथमिक शिक्षा वर्ग वहाँ मार्कंड में किया तो एक भावना जगी कि नहीं, यहाँ भी कुछ है, क्योंकि मेरे परिवार में भी मेरे बड़े भाई जो है वो विद्यार्थी परिषद में जुड़े थे, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा जो है उस चीज़ का मतलब धीरे-धीरे जुड़ाव था। और उसके बाद जो है 95 में मेरा प्राथमिक शिक्षा वर्ग हुआ, और उसके बाद जब मैंने पढ़ाई की तो 1999 में मैं बिलासपुर कॉलेज में गया। तो बिलासपुर कॉलेज में 3-4 दिन तो ऐसे ही घूमता रहा, कुछ नहीं था। और क्योंकि संघ की शाखा लगाता था, रोड़ा में शाखा लगती थी, शाखा लगाते थे और शाखा से केवल घर आना होता था, क्वार्टर आना होता था। लेकिन वहाँ विद्यार्थी परिषद के जो लड़के काम करते थे उनके साथ परिचय हुआ, और परिचय हुआ बाद में लगा कि लोगों की हेल्प भी करनी पड़ती है। वहाँ मार्गदर्शन केंद्र लगाना पड़ता है, फॉर्म भरने पड़ते हैं, लोगों की एडमिशन करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ती गई, और पता भी नहीं लगा कि कब हम कहाँ चले गए। और एक ऐसा लगा कि अब हमें लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि लोगों को जो समस्या होती है, जब मैं कॉलेज की पौड़ियाँ चढ़ रहा था तो मेरे भी पाँव कांप रहे थे, कैसे एडमिशन फॉर्म भरना है, कैसे एडमिशन होनी है, कॉलेज में कैसे जाना है, लोगों का मार्गदर्शन भी होता है वहाँ पर। हम तो एक ही सुनते थे कि कॉलेज में लोगों की रैगिंग होती है, लेकिन और उस समय होती थी, बिल्कुल उसमें होती थी। और ये भी हमें पता लगा कि विद्यार्थी परिषद के लोग जो है लोगों की रैगिंग ना करके जो है लोगों का मार्गदर्शन करते थे कि आपने फॉर्म कैसे भरना है, आपकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जाकर के विद्यार्थी परिषद में हम इतना खो गए कि हम अपना सब कुछ भूल गए। अपनी पढ़ाई को हम अपने जो अंतिम जो समय होता था, जब पेपरों का समय होता था, तब जाकर के हम उस पढ़ाई को महत्व तब जाके आप किताबों का ध्यान करते थे। लेकिन उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें लगा कई बार तो टीचर भी हम बोलते थे क्लास में आ जाया करो, है ना, लेकिन हम बोलते थे कि जी ये काम भी बहुत जरूरी है, लोगों की हेल्प करनी है। और धीरे धीरे जो है ये हम थोड़े आंदोलनों की तरफ बढ़ गए कि 1999 में एक बस चलती थी कुमझवाड़। हाँ, और जो कुमझवाड़ जो है वो हरनोड़ा के लिए जाती थी। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, आपकी एक चर्चित तस्वीर है जिसे आप डीपीपी लगा रखते हैं कि बस स्टैंड पे आप खड़े हुए हैं, आपने हाथ ऐसे खड़ा किया हुआ है, अगर वो भी इसी कहानी से रिलेटेड है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। नहीं, वो कॉलेज की एक स्ट्राइक से रिलेटेड है। एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, तो मैं जो है बस स्टैंड के ऊपर चढ़ा था और वहां से जाकर के जो है वो नारे लगा रहा था। तो किसी पत्रकार बंधु ने वो फोटो खींची थी और उन्होंने मुझे भेजी थी कि ये आपकी फोटो है। वो बड़े टाइम बाद भेजी उन्होंने, तो क्योंकि उसमें फेसबुक कॉलेज किस में की है, बहुत पुरानी फोटो है, तो वो मैंने कई बार डीपीएस को लगाता हूँ, सिर्फ इतना उसमें एक किस्सा है। बाकी ये जो कुमझवाड़ा बड़ा बस का जो किस्सा है ये 1999 में मेरे साथ जुड़ गया था। वो ऐसा था कि यहाँ से जो बच्चे जाते थे उनके लिए बस होती थी कुमझवाड़ी, जो कुमझवाड़ के लिए जाती थी, और उस बस को जो बंद कर दिया था वो सीधी जो है डहर से चली जाती थी। तो हमने उसको लेकर के सोचा कि नहीं इसको बंद कर दी है, गलत निर्णय किया। और मैंने पहला चक्का जाम जो है वो हमने बैरी चौक पे कर दिया, और उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए। और क्योंकि सबकी समस्या थी तो स्टूडेंट भी जुड़ गए,
और उसमें मेरे ऊपर पहला केस रजिस्टर्ड हो गया 1999 में। लेकिन फिर मतलब उन केसों से जैसे ऐसा लगा कि जैसे ये केस कुछ भी नहीं है, लोगों के लिए लड़ना, और लोग क्योंकि बाद में भी होता है कि नहीं यार अशोक ने जो है हमारा इतना बड़ा काम कर दिया, एक अप्रिशिएशन आपको को मिलती है और अपने को ज्यादा से ज्यादा काम करने की भावना भी। मैं थोड़ा सा इसको एलाबरेट करूंगा कि आपने सब सुना कि मैंने चक्का जाम कर दिया, मैं सड़क पे बैठ गया, तो कहने में जितना ये सरल वाक्य है उतना आसान नहीं है। जहां हम 10 बंदे खड़े हो वहां पे हम एक बात करने से भी हम डरते हैं, वहां जाके सड़क पे चक्का जाम करना, वो भी अपने लिए नहीं, समाज के लिए। तो उस भावना को आप समझ सकते हैं कि वो कोई ही व्यक्ति कर सकता है, या तो वो व्यक्ति कर सकता है जो बहुत साधन संपन्न हो, या वो व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर समाज सेवा का जो है जज्बा हो। एक और, जब मैंने अनाउंस किया कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, तो मुझे कुछ प्रश्न और आए कि अशोक जी कहीं भी दिख जाते हैं, कहीं भी, यानी बस स्टैंड पे दिख जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, कहीं किसी के पीछे स्कूटर पे बैठे हुए हैं। तो इतनी साल राजनीति करने के बाद आपको नहीं लगा कि बड़ी बड़ी मैं गाड़ियां लूं, विलासिता की तरफ जाऊं? मेरे कहने का अर्थ है कि इन चीजों से आप कैसे बचे रहे? देखिए ऐसा है कि मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ जी, और जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो आज की डेट में भी मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास आज भी जो है, और ये जब मैंने बिल्कुल सत्य है, आप किसी को भी जांच करवानी हो करवा सकते हैं जी। मेरे बड़े भाई साहब के पास गाड़ी है, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन आज भी मेरे लिए जो है वो लगभग 50 से 100 गाड़ियां जो है मेरे नॉमिनेशन में गई है, और मैंने किसी को भी हायर नहीं किया है किसी को भी हायर नहीं किया है। मैं जब इन कामों में पड़ा, जब इस राजनीति में आया, तो मुझे समय ही नहीं लगा कि मैं अपने लिए कोई गाड़ी परचेज कर लूं, या मैं गाड़ी को चलाना सीख लूं, या कुछ भी इस तरह का कोई मेरा मन ही नहीं किया। और जो भी मुझे मिल गया मैं उसकी गाड़ी के ऊपर बैठ के चला गया, मैं बसों में चला गया। मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, तो मुझे तब भी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे आज भी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं जहां मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरे को गाड़ी खुद ही आ जाती है कि भाई चलना है कि नहीं चलना है। इससे मेरे दो काम हो जाते हैं कि मैं तो लोगों से सीधा संपर्क कर लेता हूँ, दूसरे अगर लोगों ने मुझे कुछ बोलना भी है, मान के चलते हैं वो गुस्सा भी है, तो मेरे को सीधा बोल देते हैं कि ये तेरे को इतना काम बोल रहा था वो नहीं कर पाए आप, ठीक है। और मैंने ये भी सीखा, मैं उनकी गाड़ी में जाता हूँ फिर कि ठीक है जी आप बोल भी रहे हैं, लेकिन मैंने आपका काम भी करना है, तो मुझे छोड़ भी दो वहां तक, तो ताकि मैं आपका काम कन्वर्सेशन भी हो जाती है और सबके लिए एक्सेसिबिलिटी भी हो जाती है कि नहीं हम इस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे समय ही नहीं लगा कि मैं गाड़ी परचेज कर पाऊँ या मैं गाड़ी सीख पाऊँ। जो सच्ची बात ये है, ऐसा नहीं कि मेरी कैपेसिटी नहीं है गाड़ी लेने की, मेरी कैपेसिटी है, क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सारी गाड़ियां हैं। बिल्कुल। तो यही मेरा प्रश्न है कि इन सब चीज़ों से किस तरह वो संयमित रहे, किस तरह उन्होंने दूरी बनाई रखी, और गाड़ियों की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आपको ये मानना था कि अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ या बसों में जाता हूँ, स्कूटरों में जाता हूँ, किसी गाड़ियों में जाता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बात करने का मौका नहीं। उसमें एक भी है कि जब मेरे दोस्त कोई गाड़ी लेता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार मैंने एक और गाड़ी परचेज कर ली है, ठीक है। ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये गाड़ी आ गई है, नई गाड़ी। जब मेरे किसी मित्र ने बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी ली, तो मैंने उनको ये बोला कि यार ये गाड़ी मेरी गाड़ियों में एक और ऐड हो गई, तो काफिला और बढ़ गया। ये मतलब एक उसको बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि नहीं गाड़ी उसने नहीं खरीदी है, गाड़ी मैंने खरीदी है। और यही जो है प्यार प्रेम भी की परिभाषा भी एक आम जनता को तो सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि अगर हम इस व्यक्ति को निर्वाचित करते हैं, वोट डालते हैं, तो विचारधारा की बात भी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की सोच भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है काम। कोई व्यक्ति आने वाले 5 सालों में क्या क्या काम करेगा, किस किस मुद्दे पर उसकी क्या क्या राय है, या अगर उस व्यक्ति ने जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी पहले भी निभाई है तो वो भी अपना एक खाका रखे। तो सबसे पहले मैं अशोक जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप कसोल के जो है बीडीसी भी निर्वाचित हुए थे, तो इस कार्यकाल में आप अपने जो कार्य जो किए हैं, जो आपको लगता है कि इन 5 सालों में मैंने ये लोगों की सेवा की है, इस तरह के कार्य किया है, वो थोड़ा सा खाका आप जनता को बता दें, ताकि जनता वो चीज़ देख सके कि एक बीडीसी होने के नाते इनकी कार्यक्षमता ये थी, तो जिला परिषद होने के नाते वो कार्यक्षमता लोगों के लिए और कितनी बढ़ जाएगी। जब मैं ये बीडीसी चुनाव लड़ने का निर्णय किया, तो क्योंकि मैं राजनीति में जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो मुझे लगा कि यहाँ भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने ऐसे एक ट्रायल बेस पे बोल सकते हैं इसको कि बीडीसी चुना, कि मैंने बीडीसी का चुनाव लड़ना है, जबकि मुझे पता था कि बीडीसी में ज़्यादा बजट होता नहीं है। लेकिन क्या है कि हम बीडीसी में प्रशासन के साथ, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ जो सीधी बात कर सकते हैं, उनसे कोई काम लेना हो तो हम सीधी बात करके उनसे काम ले सकते हैं, लोगों की समस्याओं को उठा सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमें एक मंच चाहिए होता है कहीं भी,
कुछ भी बोलने के लिए एक मंच चाहिए होता है। तो वहां भी हमें लगता था कि हम अगर मैं किसी ऑफिस में जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि मैं बीडीसी हरनोड़ा का मेंबर हूँ, तो कोई ना कोई मेरी बात सुनेगा। ऐसे जाऊंगा तो ऐसे कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो जस्ट एक अपने आप को कि मैं लोगों के बीच में जाकर के उनकी बात को जो है प्रशासन के बीच में जाकर के रख सकूं, उनकी समस्याओं को लेकर के लड़ सकूं, कुछ कर सकूं। तो इसलिए मेरा भी एक जगह हो कि ये बीडीसी मेंबर के नाते मैं ये काम कर रहा हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ने का मैंने कह दिया कि चुनाव लड़ने का शौक तो मुझे नहीं है, ना मेरे को शौक था। लेकिन क्या है कि जब हम राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो और लोगों की जो जनभावनाएं होती है तो उनका आदर अगर कोई करता है तो मुझे लगता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए था। तो मैंने भी बीडीसी का चुनाव लड़ा, और बीडीसी चुनाव लड़ने के बाद मुझे लगा कि मेरे गांव में रोड की समस्या थी, मेरे गांव में कई चीज़ों की और समस्या थी, तो मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए काम करना चाहिए था। तो मेरे पास कोई अपना कोई बजट तो था नहीं एनटीपीसी सॉरी इसमें बीडीसी में कि मैं ले सकूं। लेकिन मेरे पास एक एनटीपीसी यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो एक एनटीपीसी थी और दूसरे सरकार थी। क्योंकि सरकार में हमारे संबंध अच्छे थे, तो मैंने अपने जो क्षेत्र में जो रोड की समस्या थी, बच्चों के लिए बस की समस्या थी, उसको लेकर के तो धीरे धीरे जो आवाज उठानी शुरू कर दी। और जबकि सरकार के साथ अच्छे संबंध होने के कारण मैंने जो यहाँ के जो गांव के जो लोग जो मोहतवर लोग थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया, और मैंने उनके द्वारा भी कि ताकि ऐसा ना हो कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ लीडर बन के, उनको भी शामिल करके उनके साथ जाकर के और उनको लीडर बना करके भी मैं अपने चाहे एमएलए हो, चाहे कोई और हो, चाहे मंत्री हो, हर जगह पर उस बात को रखा कि मेरे गांव में सड़क की समस्या को ठीक करना पड़ेगा। और उसके लिए 39 लाख रुपए जो है मेरी सड़क जो है जो कि कसोल नाला से लेकर के स्कूल तक जो है वो सड़क आज बन करके तैयार हुई। मैं नहीं कहता कि मैंने बीडीसी के माध्यम से किया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भूमिका जो मेरी रही है, और यही मैं काम करना चाहता था। दूसरी बात थी कि जो भी मुझे बीडीसी से मिला, जो भी बजट था हमारे पास, तो हमारे को लगभग 3,88,000 ऐसा बजट साल का मिलता था। तो भी हमें 2-2 साल के गैप पे मिलता रहा, और कई बार तो जब स्टार्टिंग हुई तो हमें 2 साल के गैप के बाद सर आप अपना जारी रखें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसी के साथ क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि आपने बजट की बात की, तो आमतौर पर ये धारणा आम इंसान में रहती है कि ये व्यक्ति प्रधान है, ये जिला परिषद है, ये मेंबर है, इसको जो है बजट आ रहा है, पता नहीं लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है या खा रहा है। मैं एक आम व्यक्ति की जो हर चाय की दुकान पे बात होती है, चीजें होती हैं कि बजट जो आता है वो बजट लग नहीं पाता, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने भी हेडिंग पढ़ी होनी कि फलानी पंचायत को का इतना पैसा जो है वापिस हो पाया। तो जो बजट आपको आएगा उस बजट को आप लगाएंगे, उस बजट की पारदर्शिता कि वो कहीं गलत तरीके से नहीं लग रहा हो या उसमें कुछ भ्रष्टाचार नहीं हो, कैसा आप चैनल चूज करेंगे से जनता भी जितना विश्वास पहले बेडसी के तौर पे रहा था वो तो वैसा विश्वास बना रहे। देखिए रंजिश, ऐसा है कि हमारा जो बीडीसी का जो बजट होता है वो होता है कि हमारे पास वेंडर होता है। तो वेंडर हमारे पास खादी बोर्ड है, मतलब जो सरकार का एक एजेंसी है, ठीक है, वही काम करती है और उसी के थ्रू हमें पैसा, जो सामान है हम उनको पैसा देते हैं, उसके बदले में हम जो परचेज करते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि हमने किसी को जिम देना है, किसी को एजेंसी को जिम देना है, कुछ और चीज देनी है, डस्टबिन देना है, कुछ भी देना है, तो हम उनसे परचेज करते हैं और खादी बोर्ड उसको परचेज करता है, ठीक है, क्योंकि सरकार है और उसमें भ्रष्टाचार का कोई मतलब रह नहीं जाता है। जब स्टार्टिंग में हमारी बीडीसी की जब बैठकें हुई थी तो स्टार्टिंग में कई जगह विषय आए थे कि हम जो है वो किसी जो शॉपकीपर है, नजदीक का शॉपकीपर है, उससे खरीद लेते हैं। तो मैंने उस मीटिंग में भी से रखा था कि किसी शॉपकीपर से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे साथ जो है कमीशन की हमें वो जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। किसी व्यक्ति ने कि किसी ना किसी शॉपकीपर से जो वो कमीशन खाया है, इसलिए हमने खादी बोर्ड से ही सामान परचेज करना और खादी बोर्ड को ही पैसा देना जो है वो ठीक समझा और उसी के माध्यम से हमने सारे काम किए हैं। जहां तक रही पंचायतों को पैसा देनी, तो पंचायतों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। वो क्यों वापिस हो जाता है, वो क्या कारण रहते हैं? मतलब देखिए ऐसा है कि मान के चलते हम कहीं पैसा देते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि जो पैसा जाता है उसको कई बार लगाने में लेकर के, चाहे उसको जमीन की कोई समस्या है, कई लोगों के काम ना करने की समस्या है कि काम नहीं करना चाहते हैं, ये भी एक समस्या होती है कि पैसा पेंडिंग रह जाता है और पैसा आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड आगे के लिए हो जाता है। ऐसा नहीं कि पैसा वापस हो जाता है, पैसा तो वहीं रहता है, लेकिन क्या है कि आगे के लिए वो पैसा चला जाता है। इसलिए हमने भी जो भी पैसा हमने कहीं दिया तो हमने उसको 100% उसकी यूटिलाइजेशन हो, अभी तक करके हमने बीडीसी के माध्यम से जो भी दिया उसको 100% हमने यूटिलाइज करने की कोशिश की है। अभी आगे के लिए जो भी पैसा अभी आया है 3,88,000 और है, वो जो अगला बीडीसी आएगा उसको हमने उस पैसे को वो जाएगा। हमें सिर्फ जो पीछे से मिला हमें 50,000 मिला है, ठीक है, अच्छा, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा हमारे सरकार की जो केंद्र सरकार का जो बजट हमारे को आता है उसमें ज्यादा पैसा हमें मिलता था, जैसे टाइड फंड है, अनटाइड फंड है, तो उसके माध्यम से हमने लोगों को लगभग मैंने अपने जो बीडीसी हेड है, मैंने हर महिला मंडल को कुछ ना कुछ दिया है,
लगभग 50,000 के करीब, ऐसा मतलब मैं हर महिला मंडल को दावा कर सकता हूँ कि 50,000 से ज्यादा का पैसे का सामान जो है हमने वितरित किया है हर महिला मंडल को। यहाँ 7 महिला मंडल है, 7 के 7 महिला मंडल को जो भी महिला में डिस्प्यूटेड रहा उसमें हमने रोका है, हमने नहीं दिया अभी तक। और लेकिन अभी भी इसी मेरी जो पंचायत है, इसी पंचायत के अंदर 4 वाटर कूलर जो है वो मेरे BDC हेड से लगे हैं, जो आपको सलापड़ पुल के पास आपने देखा होगा। एक हमने यहाँ स्कूल है, स्कूल के पास है। 2 मेरे गांव यहाँ एक सोसाइटी है वहाँ लगा है, एक वहाँ बस स्टैंड है उसके पास लगा है। और इसके अलावा हमारा ही एक ऐसा क्लब है यहाँ पर जो युवक मंडल है, जिसके पास बच्चों के खेलने के लिए कबड्डी की मैट है। मैंने अपने 1,40,000 का बजट उसको दिया है। और यहाँ 2 जिम मैंने इस गाँव में दिए हैं। एक युवक मंडल जो सिड़पा है उसमें एक जिम दिया है, और एक युवक मंडल जो है कसोल है जिसमें मैंने जिम जो है अपने BDC हेड से दिया है। पारंपरिक जो चीजें होती हैं कि आपका रोटी हो गया, आय के साधन हो गए, कपड़ा हो गया, रोड हो गए, हम सामान्य जो व्यक्ति वो इन चीजों को तो देता में तो देखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो आज हमारे समाज की समस्या है मैं उस पर भी आपके विचार जानना चाहूंगा। एक है नशे की और एक है आपकी गौवंश की। आप कंदरौर के पुल पे चले जाएंगे, चांदपुर के पुल पे चले जाएंगे, वहां जो है सैकड़ों गायें जो है खड़ी हुई हैं। तो उस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, वो उस पर आपके क्या विचार है? और ये जो हर गांव में आज चिट्टा पहुंच गया है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप एक जिला परिषद के हैसियत से उस क्षमता के हिसाब से क्या कर सकते हैं, या क्या हमें करना चाहिए मिलजुल कर, क्योंकि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा भी मानना है। रंजीश जी, ऐसा है कि ये 2 विषय अलग अलग है। एक है सामाजिक जागरूकता का विषय और एक है प्रशासनिक विषय। हम अगर चिट्टे की समस्या को लेकर के चलें तो शायद आज से 5 साल पहले भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने तब भी कहा था कि ये समाज का विषय तो है कि ये समाज में एक बुराई है, ये सब कुछ है, लेकिन समाज के जागरूक होने के बाद जो है इस समस्या का हल निकल जाएगा ऐसा नहीं है। एक प्रशासनिक विषय है। मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति चिट्टा बेचता है इस देश के अंदर उसका पता जो है पुलिस प्रशासन के पास ना हो। सबसे पहली बात यह है जी, ठीक है। कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसका पता भी पुलिस के पास ना हो, ठीक है। अब समाज, हम उठेंगे यहाँ से, ठीक, हम बोलते हैं मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं बोलूंगा जाकर के जी फलाना आदमी चिट्टा बेचता है, मैं जाऊंगा वहां जाकर के, लेकिन 4 दिनों बाद वो व्यक्ति छूट करके आ जाएगा, ठीक है जी, और हमारे सामने एक मतलब थ्रेटनिंग के रूप में वो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम तो ठीक है, हम तो कोशिश करेंगे, समाज को भी जागरूक करेंगे, लेकिन समाज कितना जागरूक होगा? देखिए, एक आंदोलनात्मक विषय भी है, बिल्कुल। इसके लिए पूरे समाज को एक आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा। ऐसी समस्या का हल होने वाला नहीं है, हम जो मर्जी बोल दें, हम जो मर्जी कर लें। ये कई स्तरों पर इस चीज को लड़ा जाना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज को खत्म करने का जो काम वहां की सरकार ने किया है, तो ऐसे थोड़ी हो गया, ठीक है। वो कुछ समाज के कारण नहीं हुआ, ठीक है ना। समाज ने परिवर्तन किया, वहां सत्ता परिवर्तन किया, सत्ता परिवर्तन के बाद जो प्रशासन के ऊपर लगाम कसी गई और जो भी ऐसे गुंडे तत्व थे उनका सीधा एनकाउंटर हुआ, खत्म हुए, तभी जाकर के वहां शांति उनका जो है प्रभाव जी खत्म। रही बात गौवंश की, ये है सामाजिक विषय, ठीक है। हम लोग जो है गाँव को पालते हैं और सड़क पे छोड़ते हैं, ठीक है। सरकार ने कई चीजें की, उनको कॉलर लगाए, सब कुछ किया, लेकिन क्या है कि आज टैग लगाया, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ कि वो लोगों ने इतना गिर गए कि टैग भी काट दिए, जी, ठीक है। अब इसको क्या बोल सकते हैं, ये तो सामाजिक पता नहीं है, कि आप ये कह रहे हैं कि आप जागरूकता का काम करेंगे, या जो भी जन आंदोलन चलेगा, या जितना आपके हिसाब से करना होगा आप करेंगे, लेकिन ये विषय जो है सभी मिलकर ही इस चीजों को करना पड़ेगा। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपने विभिन्न आंदोलन किए, आपने जो है धरने प्रदर्शन किए, लेकिन आज जो राजनीति में एक कल्चर आया है कि एक इवेंट मैनेजमेंट, अब जैसे हमारे भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर जी एक आईपैक करके चलाते हैं कि आप जाएंगे, आप पार्टी को पूरा वो कर लेंगे और वो इवेंट मैनेजमेंट करेंगे और ऐसे चुनाव जीते जा रहे हैं। और उसमें क्या चीजें हैं, और दूसरा ये कल्चर ये चला है कि आप जो है अपने प्रभाव दर्शाने के लिए रैलियां कीजिए, सब कीजिए, और उसमें आप जो है कुछ बांटने का जो है चला हुआ है, तो फ्री का चला हुआ है राजनीति कि ठीक है मैं किसी को ये बांट देता हूँ, किसी को ये बांट देता हूँ, तो उससे मेरा वोट पक्का हो जाएगा। मेरे 2 प्रश्न हैं, क्या ऐसे चुनाव जीते जा सकते हैं कुछ बांटकर, या फिर दूसरा प्रश्न ये है कि ये कितना सही है, और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपकी भी कुछ ऐसी योजना है, जहां तक उम्मीद आ रही है कि आपकी कोई योजना तो नहीं है बांटने की, वो सारी चीजें एक हाइलाइटर नोट पे आप जो है। ऐसा है कि ऋषि, जहां तक चुनावों का विषय है, देखिए आप ठीक है बांटिए, समाज में बांटिए, आप खूब बांटिए,
कोई मनाही नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ, आपके पास साधन है, आप बांटिए। लेकिन आप केवल चुनावों के लिए बांटेंगे तो क्या होता है ना कि आप एक वोटर की मतलब कीमत लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी। तो मुझे लगता है कि वोटर की कीमत लगाई सकती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर 60 रुपए उसकी कीमत नहीं हो सकती ना जी। आप 60 रुपए का कोई गिफ्ट देके उसको चले जाएंगे तो भाई जी वोटर मेरा हो गया। ठीक है ना जी। आप महिलाओं को जाने की कोशिश करेंगे जी, नहीं जी आपको कोई उनकी काम की चीज देगी तो हो गया। ठीक है। आप किसी को 500 रुपए की शराब की बोतल देकर के चले जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं मेरा हो गया। ठीक है। ऐसा है, आप बांटिए, खूब बांटिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप समाज में जब जा रहे हैं तो आप लगने चाहिए कि आप बांटने वाले हैं। लेकिन आप चुनावों के समय बांटने वाले हैं, ये मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। ठीक है ना। चुनावों के बीच में बांटने का तो मुझे लगता है कि वो तो ठीक है, अब कई जगह बंटी है, बिल्कुल जी, हमारे भी बंटी है। ठीक है ना। हम चाहते हम भी बांट सकते थे जी जी, लेकिन हमने सीधा फैसला किया कि ठीक है, हमने कुछ नहीं बांटना है, हमने लोगों के बीच में जाना है। और हम, क्योंकि हमारा एक रिकॉर्ड है लोगों के बीच में कि ठीक है, हम एक राजनीतिक संगठन में काम करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से मेल मिलाप है। ठीक है। उनकी समस्याओं को लेकर के प्रशासन के बीच में उस समस्या को उठाने का काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को 55 रुपए का गिफ्ट या 60 रुपए का गिफ्ट आप देकर के आप उसकी सड़क रोक के बैठे हो, लेकिन उसको वो जो है 55 रुपए के गिफ्ट से जो है आपका वो व्यक्ति खुश हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि जनता को यह तय करना है जी कि क्या वो 50 रुपए का गिफ्ट या मान लो 500 रुपए का गिफ्ट, 1500 का गिफ्ट की वैल्यू जो है आपके वोट से ज्यादा है। नहीं, गिफ्ट मैं वही बोल रहा हूँ ना कि चुनावों के लिए अगर चुनावों के समय, हाँ, चुनावों के लिए अगर बांटा जा रहा है तो वो गलत है। चुनावों के लिए नहीं बांटा जाना चाहिए। आप ठीक है, आप विचारों को लेकर के जाइए, जी जी, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। हम कहते हैं ना कि विचारों की लड़ाई है ना, आप जैसे मर्जी लड़िए, जैसे मर्जी लड़िए। लेकिन आप बोलेंगे कि आप कोई गिफ्ट लेकर के जा रहे हैं और बोलेंगे चुनाव के बीच में बांट देंगे, तो हम एक मैनेजमेंट करके चलेंगे कि जी हमने बस अब इस फलाने वर्ग को जो है ये दे दिया तो ये हमारा हो गया, तो मेरे वोट पक्के हो गए। ये वोट खरीदने वाला काम जो है ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज है। और ये मतदाता जो है ना वो नहीं खरीदा जा सकता, कभी नहीं खरीदा जा सकता जी। ये मैं बड़े क्लियर बोल देता हूँ, कभी नहीं खरीदा जा सकता। मेरा एक सामान्य प्रश्न ये भी है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, पंचायत की जितनी योजनाएं हैं, उनका पता लोगों को नहीं लग पाता। पंचायत की कोई सभा है तो एक वार्ड में हम एक के पास सूचना पहुंचा देते हैं, वो आगे सूचना नहीं पहुंचाता। ये जो सिस्टम है कि ब्लॉक में कौन सी योजनाएं चली हैं, पंचायत में कौन सी योजनाएं चली हैं, तो अशोक जी ऐसा कौन सा वो कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे ताकि हर व्यक्ति को पता लगे कि इस चीज पे मुझे सब्सिडी मिलती है, इस चीज पे मुझे योजनाएं मिलती है। क्योंकि मैक्सिमम ये था कि हमें तो बताया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं लगा। आपने डील भी किया होगा इस चीज को, अगर किया है कैसे, या उसको और सुदृढ़ करना चाहते हैं तो वो बताएं। देखिए, बड़ी विडंबना है ये। होता क्या है कि मुझे नहीं लगता कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी हर प्रतिनिधि को है। मैं खुद बोल रहा हूँ ना जी, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद प्रतिनिधि रहा हूँ। ठीक है ना। अब आपके पास कौन सा साधन ऐसा है कि आप उस व्यक्ति को जो है प्रशिक्षित कर पाएंगे। हमारे प्रशिक्षण शिविर होते हैं, कई चीजें होती हैं, लोग आते हैं बताते हैं कि जी हमारी ये योजना है, हमारी ये योजना है, हमारी योजना है। आप जाकर के सरकार के माध्यम से हर गाँव में जाकर के आप शिविर लगाते हैं, ये योजना है जी, ये योजना है, ये योजना है। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप उस योजना के लिए जाते हैं तो आ जाता है कि जी ये तो बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है। हाँ, बाद में जाकर के ये होती है नहीं कि जी अब किसानों के लिए जी हम बाड़बंदी कर रहे हैं, लेकिन जब जाएंगे तो वहाँ बजट ही नहीं है। बजट ही नहीं है। ठीक है। आप महिलाओं के लिए कोई योजना रहे तो बजट ही नहीं है। आप ठीक है, आप एक मतलब एक पेंशन को लेकर के ही अभी तक कई लोग ऐसे होंगे जिनको पेंशन तक नहीं लगी है पूरी। ठीक है ना। योजना का पता ही नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना कि इसके लिए सरकार को अपने लेवल के ऊपर भी, प्रतिनिधियों को शामिल करके भी सर्वे के बेस के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है। एक मिशन मोड पे काम करना चाहिए ताकि योजनाओं को हम कैसे लोगों को प्रशिक्षित कर सकें, कैसे लोगों के बीच में योजनाओं को दे जा सकें। आप केवल शिविर लगा करके अपनी जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करके नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल वे में काम जी जी। केंद्र से जब कड़ी जुड़ती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें किसानों की आय को 2 गुना करना है, तो केंद्र की योजनाएं भी आती हैं, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ उन लोगों तक पहुंचती हैं, ये वो लोग फायदा लेते हैं जिनको जरूरत नहीं होती। किसी की जमीन है इकट्ठी तो वो चीजें कर ले। तो इस चीज पे भी एक सिस्टम जो है बनना चाहिए ताकि जो योजना जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। समाज के 3 ढांचे होते हैं, किसान, युवा और एक रोजगार। आजकल जो है आपने देखा होगा कि स्कूल बंद हो रहे हैं, बड़ी चीजें बंद हो रही हैं, तो रोजगार के लिए आप अपने इन जो पंचायतों हैं इनमें कुछ शिविर लगाने, ऐसे कोई योजना है आपकी, या युवाओं को जागरूक करने का, या कोई कुछ रोजगार से संबंधित भी आपका कोई विजन है, कोई वादा है जो आप युवाओं को कहना चाहते हैं बरमाणा बाढ़ के? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने
स्किल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारा काम किया है। जो मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और केंद्र सरकार भी करती है। लेकिन हम जब प्रशिक्षित हो जाएंगे ना जी, तो मुझे लगता है कि हम जितने ज़्यादा प्रशिक्षित होंगे, हमें उतना ही ज़्यादा स्वरोजगार की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास आजाद से साधन है, किसी भी सरकार की बात करूँ मैं, इतने साधन हों कि वो हमें सीधा जाकर के नौकरी पे रख सके। ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें जाकर के हमें स्वरोजगार के ऊपर उसको ऊपर महत्व देने की आवश्यकता है। जहाँ तक रोजगार का विषय जो है बड़ा एक जिसको बोल सकते हैं कोई जिसको टच नहीं करता, टच करने से भी आप डरते हैं, नेता लोग भी डरते हैं कि इस विषय को टच नहीं करना है। ठीक है, जहाँ तक देखिए हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लगा है ना, एक नहीं है, तीन चार प्रोजेक्ट लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगार हैं जी। तो लोगों को रोजगार की कितनी बड़ी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं आज जिला परिषद के माध्यम से बोल दूं कि मैं इतने लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन ये मेरे बस का काम नहीं है। मेरा प्रश्न यही था कि जो डायरेक्ट बोलते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, इस कल्चर को खत्म करके हमें युवाओं को स्वरोजगार की तरफ बिल्कुल करना चाहिए कि आप रोजगार देने वाले। बिल्कुल स्किल की तरफ लोगों का ध्यान होना चाहिए कि वो स्किलफुल बने। ठीक है, उनको मतलब वो रोजगार देने वाले भी बने और कहीं ना कहीं जाकर के जाएं तो कम से कम ऐसा है कि वो इज्जत के साथ जो है उस इंस्टीट्यूट में जाएं और उस कारखाने में जाएं, उस इंडस्ट्री में जाएं, काम करें, ताकि कम से कम वो प्रशिक्षित होकर के ऐसा ना हो कि उसके लिए कोई अप्रोच करनी पड़े जी। मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, बाकी रही बात नौकरियों की, तो नौकरियां तो आपको पता ही है। ठीक है, उसमें तो आजकल हम बोल नहीं सकते कि जी हम फलाने को नौकरी लगवा देंगे, फलाने को नौकरी लगवा देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि व्यक्ति को अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, रही बात सरकारी नौकरियों की, तो आपको पता है सरकार के पास कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो भी मेरिट में रहना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। युवाओं की हमने बात की, हमने रोजगार की बात की, लेकिन हम एक वर्ग की बात करना भूल गए जो निर्णायक है, जो एक समझ विकसित करती है, जो अपने घर का जो है माहौल बनाती है कि हमें घर को संयोजित करके रखती है, महिला शक्ति। तो महिला शक्ति के लिए आपका क्या विजन रहेगा? ये यूं कहें कि महिलाओं से आप कहना चाहते हैं कि मैं अशोक कुमार बरमाणा वार्ड से जो है जिला परिषद के लिए आप मुझे मतदान कीजिए, और वो पूछे क्यों हम मतदान करें, तो ये जवाब आपका क्या होगा महिलाओं के लिए? देखिए, बड़ा कठिन प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें मैं कोई स्पेशली उनको जवाब दूं ऐसा नहीं, वो भी एक हमारे समाज का हिस्सा है और मुझे लगता है कि मातृशक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, उन्हें भी घर से बाहर, घर के अंदर, दोनों जगह, ठीक है, इज्जतमान के साथ उनका सम्मान, इज्जतमान होना चाहिए। तो इसके लिए सीधा है कि हमारे पास कई साधन है, महिला मंडल है, आपके स्वयं सहायता समूह हैं। ठीक है, हम जो भी हैं आज की डेट में, मैंने भी अपने महिला मंडलों को जो भी उनकी आवश्यकताएं, जो भी आवश्यकता के अनुसार जो है उन्होंने मुझसे कभी कहा है, तो मैंने कोशिश की है कि जो उन्होंने मुझसे मांगा है मैंने उनको देने का प्रयास किया है। ठीक है, बाकी रही बात महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए तो हमारा माथा जो है हमेशा सम्मान के साथ झुका रहता है। ठीक है, इतना ही हम उनके लिए कह सकते हैं कि वो भी मतलब हमारी माता का एक दर्जा है, वो जो हम उनको देना चाहते हैं। रही बात उनके लिए मेरी तरफ से कोई मैसेज देने की, तो मैं इतना ही मैसेज दूंगा कि आप शक्ति हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। ठीक है, आप सक्षम हैं सब कुछ करने में, लेकिन हाँ, उनके लिए अवसर मिलने चाहिए, अवसर बढ़ने चाहिए, और जो बढ़ भी रहे हैं मतलब इस तरह में। तो मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आरजे रजनीश टॉक शो में अपना जो चुनावी विजन है, अपना जो इतिहास है वो रखा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि एक बार जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं से एक अपील कर दे। मैं बरमाणा वार्ड के वार्ड नंबर 10 की समस्त जनता से, समस्त मतदाताओं से, जिसमें 13 पंचायतें आती हैं, मैं सभी निवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है इस जिला परिषद के लिए प्रत्याशी बनाया गया हूं, तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इस चुनाव को एक पर्व की तरह मनाएं और मुझे मेरी योग्यता के आधार पर मुझे मतदान करें, जो मेरी योग्यता है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, जो मेरे जो पिछला जो कार्यकाल रहा है बीडीसी के माध्यम से, मैं वो भी उसको भी परखें। मेरा जो राजनीतिक जो मेरा 27 वर्षों का जो अनुभव है उसको भी परखने की कोशिश करें। मैं भी चाहता हूं कि मैं बरमाणा वार्ड का प्रतिनिधि बन करके बरमाणा वार्ड की समस्याओं, जिसमें 13 पंचायतें आती हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी केवल हरनोड़ा पंचायत नहीं है, ये 13 की 13 पंचायतें जो मेरी पंचायतें हैं, मैं इनकी आवाज़ बन करके जो है वो आगे प्रशासन के साथ आपकी बात जो है अपने माध्यम से रख सकूं। ऐसा ही मेरा आपसे कहना है। मैं पुनः आपको यही आश्वासन देता हूं कि अशोक कुमार कभी भी
कभी भी इन 13 पंचायतों के लिए ऐसा लगेगा जैसे कि उनका अपना प्रतिनिधि आज जिला परिषद में बैठा है। यही मैं अपील आपसे करता हूं कि आप इस चुनाव को एक चुनाव पर्व की तरह मनाएं और मुझे आप अवश्य समर्थन करें, अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद।